हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस। तो बेटा आज हम नेप्टल का जो ये है वीक 5 उसके सॉल्यूशंस मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका वीक 5 है ये किस पे बेस्ड है? एक तो आपका केकेटी एल्गोरिदम पे बेस्ड है, और दूसरी चीज ये आपका केकेटी एल्गोरिदम जो है ना बेटा वो लैग्रांजियन इक्वेशन से डील करती है। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे पहले जो आप मैक्सिमा मिनिमा निकाल रहे थे वो उसके अंदर क्या था कि आपको बस एक फंक्शन दिया होता था और बोल देते थे वो निकाल लो, उसके अंदर कोई कंडीशंस नहीं थी। ये जो वीक है ये उसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालने में हेल्प करेगी या डिस्टेंस निकालने में हेल्प करेगी, लेकिन विद द कंडीशन कि तुम्हें कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए होंगे। कंस्ट्रेंट्स मतलब कि अगर फंक्शन दे रखा है तो उस फंक्शन के ऊपर कुछ कंडीशन दे रखी होगी हमेशा। तो जब भी तुम्हें फंक्शन दे रखा है और उसके ऊपर कंडीशन है, इसका मतलब तुमको केकेटी एल्गोरिदम का यूज करना है। अगर तुम्हें सिर्फ फंक्शन दे रखा है और डायरेक्ट उसमें पूछ रखा है तो जैसे वीक 4 में सिखाया था वैसे करना है। ठीक है, तो जब भी कंडीशंस आएगी किसी भी फंक्शन के ऊपर तो आप वीक 5 वाले जो सॉल्यूशन मैं आपको आज करवा रही हूँ उस फॉर्म में करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ केकेटी एल्गोरिदम जो होती है वो यूज कैसे होती है। देखो, मान लो एक फंक्शन है जिसको मैंने मिनिमाइज करना है, लेकिन साथ में अब आपको ये दे रखा है कि कुछ कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है इनइक्वालिटी और एक होता है इक्वालिटी। इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट ऐसी है कि x1 प्लस x2 जो है वो लेस देन जीरो है, माइनस ऑफ x1 इज लेस देन जीरो। इक्वालिटी कंस्ट्रेंट हो गया जैसे x2 माइनस 0.5 इक्वल टू जीरो, इस तरीके के। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, पहले आपको एक फंक्शन सेट करना होता है जिसको हम लैग्रांजियन फंक्शन बोलते हैं। ये फंक्शन करता क्या है, जो आपकी मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, यानी जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको आपने मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है वो वाला फंक्शन, और जो आपके कंस्ट्रेंट्स होते हैं चाहे वो इनइक्वालिटी वाले हो चाहे इक्वालिटी वाले हो, उन सबको मिला के एक इक्वेशन बनाता है। लेकिन वो इक्वेशन एकदम से जोड़ के नहीं बना सकता, उसको कुछ कॉन्स्टेंट्स या कंस्ट्रेंट्स की यूज पड़ती है या कुछ मल्टीप्लायर्स की यूज पड़ती है। तो वो मल्टीप्लायर आप ऐसे लिखते हो कि अगर इनइक्वालिटी का कंस्ट्रेंट है तो हमने म्यू वन म्यू टू, मतलब हर एक इक्वेशन के लिए अलग मल्टीप्लायर होगा। जैसे एक इक्वेशन है तो इसके लिए म्यू वन, ये दूसरी है तो म्यू टू। और इनइक्वालिटी, अगर इक्वालिटी वाली इक्वेशन है जैसे है इक्वल है, तो उसके लिए जो आप यूज करोगे दैट विल बी लैम्डा, जो मल्टीप्लायर आपका यूज होगा। और पूरी इक्वेशन बनेगी कैसे, देखो एल आपकी इक्वेशन का नाम है, वो कौन कौन से वेरिएबल को कंसिस्ट कर रहा है। देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 x2 थे तो आपने यहाँ x1 x2 डाला। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट बनने शुरू हुए उसका मल्टीप्लायर कौन है, पहली इक्वेशन का म्यू वन, दूसरी इक्वेशन का म्यू टू, तो म्यू वन कॉमा म्यू टू। और यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी इक्वेशन है तो उसके लिए लैम्डा। तो ये सारे आपके बन गए वेरिएबल्स। उसके बाद आपने सबसे पहले अपनी जो बेसिक इक्वेशन थी वो प्लस में म्यू वन इंटू ये वाली लेस देन इक्वल टू जीरो को भूल जाओ, बस इतना जो वैल्यू है लेफ्ट साइड का म्यू वन इंटू दिस प्लस म्यू टू इंटू जो ये वाला लेफ्ट वाला पोर्शन है वो, प्लस लैम्डा इंटू जो यहाँ पे आपका लेफ्ट वाला पोर्शन है वो। जब आपने ये सारा लिख दिया तो ये आपकी लैग्रांजियन इक्वेशन बन गई। हमको क्या करना होता है मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, इस लैग्रांजियन इक्वेशन का ग्रेडियंट निकालना। ठीक है, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको पार्शियल डेरिवेशन तो करना पड़ेगा। अब पार्शियल डेरिवेशन किसके उस पे करोगे, विद रिस्पेक्ट टू। तो हमको जो पार्शियल डेरिवेशन करना है, जितने भी वेरिएबल्स यहाँ दे रखे हैं सबके रिस्पेक्ट में करना है। यानी पहला आप डेरिवेटिव जो निकालोगे पार्शियल वो निकालोगे x1 के टर्म में। तो जब x1 के टर्म में निकालोगे ये 2x1 बना, यहाँ पे x1 नहीं है तो जीरो, यहाँ पे ये म्यू वन x1 है तो इसलिए म्यू वन आ गया, यहाँ पे म्यू वन x2 है तो जीरो ही रहेगा, म्यू वन रहेगा तो भी जीरो ही रहेगा। फिर यहाँ पे माइनस x1 म्यू टू है इसलिए यहाँ पे माइनस म्यू टू आ गया, और कहीं x1 नहीं है तो कुछ नहीं आया। ऐसे ही x2 के रिस्पेक्ट में किया तो यहाँ जीरो, यहाँ 2x2, फिर यहाँ पे जीरो इन दोनों में प्लस म्यू वन, फिर यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे प्लस लैम्डा, और यहाँ पे जीरो। देखिए प्लस लैम्डा वहां से आ रहा है। फिर म्यू वन की टर्म में करें तो ये भी जीरो ये भी जीरो। अब म्यू वन की टर्म में है तो x1 प्लस x2, और ये माइनस म्यू वन था ना तो ये माइनस वन रह गया, और ये जीरो और यहाँ पे भी जीरो। फिर जब म्यू टू की टर्म्स में करोगे तो ये सारा तो हटी ये रहेगा बस, तो माइनस x1 आ जाएगा। और लैम्डा की टर्म्स में करोगे तो ये सारा जीरो और यहाँ पे x2 माइनस 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव निकाल लिए। जब सबके डेरिवेटिव निकाल लिए तो केकेटी के अंदर ना चार चीजें आपको लिखनी होती है, इसकी चार कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये कहती है सारी कंस्ट्रेंट आपके सेटिस्फाई होने चाहिए। ये आपको लिखना नहीं है पेपर में, जब पेपर का क्वेश्चन सॉल्व होगा तो कुछ और होगा,
फिर भी मैं आपको नाम बता रही हूँ इन केस एग्जाम में आ जाए। तो हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बीटेक एग्जामिनेशन में, तो सबसे पहले हम सारी कंडीशंस को बोलते हैं कि प्राइमरीली वो सारी कंडीशन मीट होनी चाहिए अगर हम ये लगा रहे हैं तो। दूसरे हम बोलते हैं ड्यूअल फिजिबिलिटी, हम ये मान के चलते हैं कि आपके जो मल्टीप्लायर्स आपने लगाए हैं वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, मतलब वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तीसरी चीज हम ये बोलते हैं कि जो ग्रेडियंट होता है ना लैग्रैन्जियन का विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2, वो हमेशा 0 के बराबर होगा। अब ये और ये जो दो कंडीशंस है वो इसलिए जरूरी है कि बेसिकली अब हमने जो डेरिवेटिव बनाए हैं ना, हम इन सबको 0 के बराबर कर देंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। नहीं तो फायदा क्या है इतनी मेहनत करने का। बेसिकली हमको करना ये है, जब ये पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए सबको हमने इक्वेट करना है ताकि हमारे पास x1 x2 म्यू1 म्यू2 डेल्टा सॉरी लैम्डा की वैल्यूज हमारे पास आ जाए। हमारा बस इतना कंसर्न होता है केकेटी एल्गोरिथम से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो x1 x2 को जब हम 0 के बराबर रखते हैं तो उसको हम स्टेशनरी बोलते हैं, और जब हम म्यू1 म्यू2 वाली इक्वेशन को बराबर रखते हैं 0 के तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बस एक नॉर्मल इक्वेशन को जैसे आप सॉल्व करते हो कि वो x1 x2 म्यू1 म्यू2 की वैल्यू आ जाए, तो बस वो ही आपका सॉल्यूशन यहाँ पे कर रखा है। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से था, मतलब कॉन्सेप्ट बताने के लिए था। अभी हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको वो सिखाऊंगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले असाइनमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि म्यू1 म्यू2 म्यू3 की कौन सी वैल्यूज हों के टी के टाइम पे कि जितने भी कंस्ट्रेंट्स है वो इनएक्टिव हो जाए। देखो आपको पता है म्यू1 म्यू2 म्यू3 क्या है, म्यू1 म्यू2 म्यू3 क्या है आपके, जो भी आप मल्टीप्लायर लगा रहे थे इनइक्वालिटी वाली कंडीशंस के साथ, वही थे ना। जो इनइक्वालिटी वाली कंडीशंस थी यहाँ पे उसको लैग्रैन्जियन में इंक्लूड करने के लिए जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे थे वो आपके क्या थे, म्यू1 म्यू2 थे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि म्यू1 म्यू2 म्यू3 की कौन सी वैल्यू हो जिसपे वो इनएक्टिव हो जाए। और मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन बताई थी कि जो ये ड्यूअल फिजिबिलिटी के लिए कि इनकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर मैं ये अब मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि एक्टिव क्या होता है और इनएक्टिव क्या होता है। देखो अगर म्यू आई की जो वैल्यू मतलब म्यू1 म्यू2 म्यू3 कितने भी आपने लगा रखे हैं ऐसे मल्टीप्लायर्स, अगर उनकी वैल्यू 0 से ज्यादा है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग कंस्ट्रेंट है वो एक्टिव होगा क्योंकि उससे कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू आएगी, है ना। अगर म्यू आई की वैल्यू आप 0 कर देते हो तो वो इनएक्टिव हो जाता है क्योंकि फिर सॉल्यूशन नहीं आ पाता, वो 0 वैल्यू बन जाती है। म्यू आई इंटू समथिंग कुछ भी कर दो, कितनी बड़ी भी इक्वेशन हो वो 0 ही तो बना देगा, तो इसलिए इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने ये पूछा था कि अगर मुझे सारे कंस्ट्रेंट्स इनएक्टिव करने हैं तो सारे कंस्ट्रेंट इनएक्टिव करने हैं तो सबको 0 कर दो। अगर तुम सारे 1 के बराबर कर देते तो सारे एक्टिव हो जाते। अगर इन दोनों को 0 करते तो ये दोनों आपके इनएक्टिव होते और म्यू2 आपका एक्टिव हो जाता। तो बस मैंने यही चीज आगे लिखी हुई है। तीनों कर देते तो सारे कंस्ट्रेंट एक्टिव, तीनों 0 है तो ऑल इनएक्टिव है। तो मतलब 0 पे इनएक्टिव और 1 पे एक्टिव, बस इतना आपको ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि ग्रेडियंट बेस्ड एल्गोरिदम जो है उसके अंदर डायरेक्शन और स्टेप साइज दोनों होते हैं क्या हर इटरेशन पे, क्या दोनों निकलते हैं, क्या निकलता है। मैंने आपको पीछे भी ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम का बताया था और मैंने कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, तो दैट इज ट्रू। ये पढ़ाने के बाद मैं आपको नेक्स्ट इसका एग्जांपल ही कराने वाली हूँ। देखो जो ग्रेडियंट बेस्ड एल्गोरिदम होती है ना वो डायरेक्शन भी निकालती है और स्टेप लेंथ भी निकालती है। डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि एल्गोरिदम ये बता रही है, पहले तो वो ग्रेडियंट निकाल रही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, डेरिवेटिव निकाल रही है जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और इस ग्रेडियंट से हमको पता क्या चलता है, हमको डायरेक्शन पता चलती है कि हमको ऊपर स्टीपेस्ट एसेंट या डिसेंट, एसेंट डिसेंट का मतलब क्या है कि हमको कितनी ऊपर जाना है या कितनी नीचे जाना है ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी स्टेट प्रॉब्लम्स को आगे, क्योंकि आगे जब आप इन्हीं इसको जो मैथ सभी कर रहे हो, जब इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आप लिंक करोगे तब आपको ये चीज पता चलेगी कि हम किसी भी चीज को ये चीजें क्यों करते हैं अप्लाई, ये वाला एल्गोरिदम्स, ताकि हमें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन मिल सके। तो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो किस डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब किस तरीके से करे, कहाँ जाए कि हमारा बेस्ट सॉल्यूशन मिले हमको, तो उसके लिए कौन सी डायरेक्शन में चलना है, तो वो डायरेक्शन ये फाइंड करती है। ठीक है, ग्रेडियंट से पता चलता है। और चलना कितना है, कहीं ऐसे हो कि थोड़ा सा चल के फिर टर्न लेके फिर ऊपर जाना हो तो टर्न भी तो लेना पड़ेगा, यानी कितना चलना है। तो वो चलना जो है वो स्टेप लेंथ है, ये स्टेप साइज है। वो आपको ये बताता है कि आपको ने जो डायरेक्शन चूज करी है उसमें आपको कितनी दूर जाना है। तो ये आपका बेसिकली लाइन सर्च मेथड से पता चलता है। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए वो पूछ रहा है ना कि आप क्या कंप्यूट करते हो, तो हम दोनों चीजें कंप्यूट करते हैं। तो मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल कराती हूँ।
मान लो ये एक फंक्शन है जिसको आपने मिनिमाइज करना है, तो सबसे पहले ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट निकालने का मतलब डेरिवेटिव निकाल दिया, अब डेरिवेटिव निकालना आता है। तो इससे तो मुझे ये पता चल रहा है कि किस डायरेक्शन में मेरे को जाना है। अब देखो डेरिवेटिव tells us the direction in which function increases the fastest। अब क्योंकि मुझे इसको मिनिमाइज करना है तो मुझे इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। मान लो मैं एक इनिशियल पॉइंट मान लेती हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट में कहाँ पर हूँ, मैं x0 0 पर हूँ, और 0 से अब मैं डिसाइड करूंगी मैं कहाँ पर जाऊँ। तो मैंने स्टेप साइज जो है ना कि हर डायरेक्शन में मैंने मान लिया कि 0.1 पे चलोगे, तुम हर स्टेप पे अलग साइज भी ले सकते हो। तो मैं अभी सेम ले रही हूँ कि 0.1 कोई भी डायरेक्शन लोगे उसमें 0.1 चलना है। तो ग्रेडियंट डिसेंट कैसे परफॉर्म करेगी, वो कहेगी कि अगला जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, जो पुरानी वैल्यू थी मतलब जहां मैं खड़ी हुई थी उसमें से माइनस कर दो। माइनस क्यों कर रहे हैं, कि मुझे मिनिमाइज करना है। अगर मुझे आगे जाना होता तो मैं इसको प्लस कर देती, ठीक है। तो जहां मैं खड़ी हूँ वहां से माइनस कर दूं। किसको माइनस करूं, जो मेरे को डायरेक्शन दी है ग्रेडियंट से। और वो डायरेक्शन कैसे मिल रही है कि जो एक्स होल्ड पे फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है, डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रही है वो, उसको मल्टीप्लाई कर दो स्टेप साइज से, तो मैं उतना चली गई, तो मैं उतना नीचे चली गई। अब मेरे पास एक नई वैल्यू आ गई जहां पे मैं खड़ी हूँ, तो नेक्स्ट इटरेशन में क्या करूंगी, जो वो मेरे पास वैल्यू आ रखी है, मतलब फर्स्ट इटरेशन में तो ये 0 था, ये 0.1 था, और 0 पे डेरिवेटिव की वैल्यू 2 आ रही थी, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया x न्यू। अब ये मेरा x ओल्ड हो जाएगा, मतलब मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और अब मैं न्यू वैल्यू निकालूंगी। तो ये मेरी नई x की वैल्यू हो गई अपडेटेड, पॉइंट स्टेप साइज मैंने यही रखा, और इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। तो अब मैं इतना चली, मतलब फॉर्मूले में डाल के मेरी वैल्यू, तो नई वैल्यू अब मैं पॉइंट, पहले मैं 0 पे थी, फिर मैं 0.2 पे आई, -0.2, उसके बाद मैं -0.36 पे आ गई। तो अब ये देखो मैं नीचे नीचे डिसेंट, क्योंकि मिनिमाइज कर रही हूँ ना मैं फंक्शन को, तो मैं ऐसे चलती जा रही हूँ। उसके बाद चलाऊंगी तो -0.48 पे जाती जाऊंगी। तो ठीक है, तो बोथ एलिमेंट्स आपको नीड चाहिए, आपको बेसिकली जो आपका क्वेश्चन इतना सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है बेटे कि एक प्लेन दे रखा है आपको, और वो पूछ रहा है the point on the plane that is closest to the origin। तो बस सिंपल सी बात है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। तुमको पता ही है डिस्टेंस फार्मूला क्या बताता है तुमको। वो कह रहा है कि तुम्हारे पास एक प्लेन है, उस प्लेन के ऊपर तुमको एक पॉइंट बताना है जो सबसे पास है ओरिजिन के। ओरिजिन मतलब 0 0 0। मान लो वो जो पॉइंट है वो एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला तुम्हें पता है, डिस्टेंस फार्मूला तो आई थिंक आपको पता ही है। मैं आपको ना एक बार दिखा भी देती हूँ। मैथ्स में मतलब अगर दो कोऑर्डिनेट है x2 x1 y1 और x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये तुमने बहुत बार यूज किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी यूज कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता तुमको ये फॉर्मूला नहीं आता होगा, ठीक है। तो बस वही फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगाना है, और उसके ऊपर हमने फिर, क्योंकि कंस्ट्रेंट तो है कि उसको प्लेन पे रहना है, तो इसलिए हमारी लैग्रांजियन इक्वेशन लगेगी। और हमको निकालना क्या है, पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, कि मैं एक्स वाई जेड को ही अपना वो मान के चल रही हूँ पॉइंट। तो मैंने इस प्लेन पे कोई पॉइंट लाई करता है जो कि ओरिजिन के है, तो मैंने मान लिया कि वो पॉइंट है एक्स वाई जेड, और ओरिजिन 0 0 है, तो डिस्टेंस फार्मूला से x माइनस 0 प्लस वाई माइनस 0 प्लस जेड माइनस 0 हो गया। और सेफ्टी वो थोड़ा इजी करने के लिए मैंने इसको डी स्क्वायर ले लिया, और मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रेंट यही है कि ये किस पे लाई करे, ओरिजिन पे लाई करे, तो मैंने इस -6 को भी इधर ला के इक्वल टू 0 कर दिया, तो मेरा कंस्ट्रेंट ये आ गया। अब लैग्रांजियन इक्वेशन बनाओ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस में, क्योंकि ये इक्वालिटी वाली कंडीशन है तो लैम्डा लगेगा बस। इसके बाद मुझे क्या करना होता है, इनके पार्शियल डेरिवेटिव निकालने होते हैं, एक्स की टर्म वाई जेड और लैम्डा, तो मैंने वो सारे डेरिवेटिव निकाल दिए। मुझे नहीं लगता अब आपको दिक्कत होगी, तो आप कर लोगे। उसके बाद क्या है, मुझे हर एक डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करना होता है। अब मुझे बस सॉल्व करना है। अब क्योंकि मेरे पास 3 इक्वेशन है और चौथी लैम्डा वाली इक्वेशन है, तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले इन दो इक्वेशन जो फर्स्ट और सेकंड है, इन दोनों से लैम्डा की वैल्यू निकाल लूंगी और दोनों को बराबर कर दूंगी, क्योंकि ये भी लैम्डा की वैल्यू है, ये भी लैम्डा की वैल्यू है। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा कि एक्स और वाई बराबर है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, जो फर्स्ट लैम्डा की वैल्यू थी ना, जो मैंने यहाँ से निकाली थी, वो मैं डाल दूंगी 3 में। मैं ये कर क्यों रही हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्स वाई जेड को ना एक ही वेरिएबल में कर रही हूँ, एक्स को। और जब मेरे पास सारी वैल्यूज एक्स वाई जेड एक्स की ही टर्म्स में आ जाएंगी, फिर उसको मैं डाल दूंगी इस वाली इक्वेशन में, जिससे मेरे पास आंसर निकलने शुरू हो जाएंगे एक्स वाई जेड के, ठीक है। तो जब 1 2 करा तो x और y बराबर आए। जब मैंने 1 की वैल्यू 3 में डाली, लैम्डा की वैल्यू -2x कर दी, तो z इक्वल टू -2x आ गया। अब मेरे पास पता है, अब मैं इस इक्वेशन में जाऊँ तो x को x रहने दूंगी, y की जगह मैं x लिख दूंगी क्योंकि ये दोनों बराबर है, और -2 z की जगह मैं क्या कर दूंगी, -2x सब्सटीट्यूट कर दूंगी। तो बस जैसे ही मैंने कि x की वैल्यू आ गई, y की भी आ गई, z की भी आ गई, तो ये मेरा आंसर बन गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सेम जो आपको एक बार ऊपर सिखा दिया ना, हर हर क्वेश्चन में आपको वही करना है। वो कह रहा है एक मैक्सिमम पॉइंट निकालना है जिसमें ये कंस्ट्रेंट है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की कंस्ट्रेंट उसने दे रखा है, बस कोई बात नहीं, फंक्शन दे रखा है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये तुम्हारा कंस्ट्रेंट हो गया, लैग्रैन्जियन इक्वेशन बना लो लैम्डा लगा के कि इक्वल टू वाला है ये, ठीक है। अब सबके डेरिवेटिव निकाल दो, एक्स वाई और लैम्डा। अब क्योंकि दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशन में तो बहुत बढ़िया, यहाँ भी लैम्डा की वैल्यू निकाल दो, यहाँ भी लैम्डा की वैल्यू निकाल दो, दोनों को बराबर रख दो, बराबर रख के किसी एक के टर्म में निकालो। जैसे मैंने y की वैल्यू निकाल दी 3x। अब जो ये वाली इक्वेशन होती है ना लैम्डा वाली, x को x रहने दो और y की वैल्यू निकाल ली है 3x, तो 3 इंटू 3x कर दो, तो x की वैल्यू आ गई, y की फिर यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। अब उसने तुमसे पूछा क्या था, मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालनी है, उसने एक्स वाई नहीं पूछ रखा, उसने इसकी वैल्यू पूछ लिया, तो बस एक्स वाई की इसमें एक्स वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है जिसमें ये कंस्ट्रेंट आ रहा है, तो बिल्कुल सेम तरीका है, लेकिन इसने अब आपसे कोऑर्डिनेट पूछ रखे हैं, तो बस ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, आप पास कंस्ट्रेंट है, लैग्रैन्जियन इक्वेशन बनाया, डेरिवेटिव निकाले, बस आपको इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, अगर वो फंक्शन की वैल्यू पूछता तो वो ये निकलती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो पहला वो ये कह रहा है कि जो ग्रेडियंट होता है ना वो पैरेलल होता है काउंटर्स के, नहीं ऐसा नहीं होता है, ग्रेडियंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए ये फॉल्स है। डिटेल में जाने की नीड नहीं है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा तो इसका रट्टा मार लेना कि ये परपेंडिकुलर है। दूसरा ग्रेडियंट जो है इन डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंक्रीज ऑफ द फंक्शन, तो हाँ ये तो ठीक है, ग्रेडियंट आपको वो तो बताता ही है, इंक्रीज या डिक्रीज। फिर नेगेटिव ग्रेडियंट, देखो जो ग्रेडियंट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट इंक्रीज ऑफ द फंक्शन, हाँ स्टेटमेंट थोड़ी सी वो है, लेकिन हाँ ग्रेडियंट पॉइंट इंक्रीज का बताता है और जो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है वो डिक्रीज बताता है, तो दोनों ठीक है। फिर ये बोल रहा है हेसियन जो है नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नहीं हेसियन आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 2x2 3x3 ऐसे ही बनता है ना, आपने ऊपर पिछले वीडियो में हेसियन मैट्रिक्स बनाए भी हैं, तो इसलिए वो सिमेट्रिक है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सॉल्यूशन होता है किसी भी अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम का इज ऑलवेज द सेम टू द कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम, नहीं आपने पिछली यूनिट कंस्ट्रेंट अनकंस्ट्रेंट से सॉल्व किया है मैक्सिमा मिनिमा, इसमें आप कंस्ट्रेंट से कर रहे हो तो ऑब्वियसली कंस्ट्रेंट का अलग फर्क तो पड़ेगा ना, तो कभी भी सॉल्यूशन सेम तो आएगा ही नहीं, सॉल्यूशन सेम है ही नहीं अगर आपने ध्यान से देखा हो। अब इसकी जगह पहले मैं 9th क्वेश्चन करवा रही हूँ, उसका रीजन क्या है कि 9th क्वेश्चन इसी पे लैग्रैन्जियन बेस्ड है और 8th आपका प्रॉब्लम सम है, वो मैं लास्ट में करवाऊंगी। इसमें ये 9th क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, उसका रीजन था, उस टाइम मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, पर इसमें ट्रिक है, कैच है कैच। अभी तक हमने जितने भी कंस्ट्रेंट देखे ना वो या तो लेस देन हो रखे थे या इक्वल टू हो रखे थे, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें लेस देन है, फिर ग्रेटर देन है और फिर ग्रेटर देन है, और जो प्रॉब्लम है वो मेरी मिनिमाइज करने की है, मतलब उसने मुझे बोला कि एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ये फंक्शन है और जो मिनिमाइज कर रहा है, ठीक है, और कंस्ट्रेंट ये, और कंस्ट्रेंट आपके ग्रेटर देन के भी है लेस देन के भी है। अब क्योंकि आप मिनिमाइज कर रहे हो तो ये जो साइन है ना ये आपके मिनिमाइज वाले ही होने चाहिए, तो मतलब ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अब क्योंकि उसने लैग्रैन्जियन फंक्शन पूछा है तो लैग्रैन्जियन फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेता है, तो उसने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ले लिया, उसके बाद अपने इनको लेता है इनइक्वालिटी और इनके आगे म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 लगा देगा, ठीक है जी। अब जो ये वाली है ये तो लेस देन की प्रॉब्लम है, तो 2x + y - 1 चल रहा है मेरा, तो 2x + y - 1 लेस देन इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन तो ऐसी हो गई। अब दूसरी क्या है, x1 + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये देखो लेस देन का साइन किधर आ रहा है, 2 की तरफ आ रहा है ना, तो 2 का साइन चेंज नहीं होगा, 2 ऐसे ही रहेगा। अब देख लेना ये कैसे हो रहा है, और जो ये x1 है और 2y है ना इनके साइन चेंज कर दो, तो -x1 - 2y, और जो ये साइन है अब इसको लेस देन का करके 0 कर दो। समझ गए मैंने क्या किया, जो लेस देन की तरफ था ये इस पॉइंट की तरफ 2 है तो 2 को तो ऐसे ही रहने दो, और जो ग्रेटर देन की तरफ थे उनका साइन चेंज कर दो और लेस देन इक्वल टू 0 कर दो। ऐसे ही यहाँ पे भी लेस देन की तरफ कौन है -1, तो -1 यहाँ -1 ही रहेगा, x1 तुम्हारा साइन चेंज हो जाएगा और ये वाला जो साइन है आप चेंज होके लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ मैंने गलत कर दिया, इट विल बी लेस देन इक्वल टू 0, ओके, ये चीज मेरे से गलती हो गई है, चलो मैं छेड़ नहीं रही हूँ, तुम कर लेना, इट विल बी लेस देन इक्वल टू 0, फाइन। तो जब तुम इस इक्वेशन को करोगे तो सेम टू सेम ये वाली प्लस म्यू 1 इंटू दिस
प्लस μ2 इंटू दिस एंड प्लस μ3 इंटू दिस, तो आपका ये ऑप्शन बनता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज 8th, जो प्रॉब्लम सम है, पढ़ोगे तो बड़ा डिफिकल्ट सा है, पर समझोगे तो बहुत इजी है। एक मैन्युफैक्चरर है, उसको मंथली कॉस्ट इनकर होती है। इनकर का मतलब समझ आ गया तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इनकर का मतलब आपका होता है कि जब ना इनकर का मीनिंग आपका रहता है बेटा, जब ना आपको किसी चीज की लायबिलिटी मिल जाती है, मतलब जो इनकर एक्सपेंसेस जो आपको मिलते ही मिलते हैं, आपको करने ही पड़ते हैं, फीस आपको देनी ही पड़ेगी, ऐसे लगा लो, तो मतलब जो पैसा देना ही देना है। तो एक मैन्युफैक्चरर का मंथली कॉस्ट है $7350 का, जो उसको देना ही पड़ता है, चाहे उसको प्रॉफिट हो लॉस हो, या जो बिके माल चाहे नहीं बिके। उसके बाद एक वेरिएबल कॉस्ट है CM, जो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, M के ऊपर। M क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड, जितनी वो आइटम प्रोड्यूस कर रहा है। तो दूसरी जो कॉस्ट है वो ये लग रही है, जो जिसका फॉर्मूला ये है, जो डिपेंड कर रही है उसके जितना वो आइटम प्रोड्यूस कर रहा है। फिर जो रेवेन्यू जनरेट, अब रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जब उसने उस प्रोडक्ट को सेल किया तो जो उसके पास अमाउंट आई वो रेवेन्यू है, तो वो हमको यहाँ से मिल रही है। तो वो ये पूछ रहा है कि उसने कितना M हर मंथ वो जनरेट करे कि उसका जो प्रॉफिट है ना वो मैक्सिमाइज हो जाए। हमको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, हमारा बेसिकली एम ये है, मतलब मुझे एम की वैल्यू चाहिए। तो देखो ये ऊपर केटीटी पे ही बेस्ड है, अगर तुम ध्यान से देखो। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, जो कॉस्ट उसको देनी ही पड़ रही है। वेरिएबल कॉस्ट ये है, जो यूनिट्स जितनी बना रहे हैं उसके ऊपर है। रेवेन्यू वो है जो प्रोडक्ट को सेल करके उसके पास बन रही है। तो उसकी जो टोटल कॉस्ट ये वाली है, इसका सेलिंग प्राइस मान लो और उसका कॉस्ट प्राइस मान लो, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या बन गया, दिस प्लस दिस। तो प्रॉफिट क्या होगा, जो सेलिंग प्राइस है यानी जो टोटल प्राइस है माइनस रेवेन्यू, दोनों को माइनस करके ये आ गया, तो ये आपका प्रॉफिट बन रहा है ना। अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, तो आपको पता ही है, मतलब मुझे इसका मैक्सिमा निकालना है, यानी इसको अगर मैं एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट कर लो और मैं को मैक्सिमा निकाल दो, तो मैक्सिमा निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप इसका डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव करके जो भी वैल्यू आएगी उसको 0 के बराबर रख दोगे, ठीक है। और वैसे आप चेक करना होगा तो आप इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लोगे, अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा होगा, उसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली प्रॉफिट हो ही रहा होगा। तो अभी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती। बट ये बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें ना तुम्हें दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रखी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तुम्हारे पास अच्छा खासा मेथड है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है, जहाँ डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैंने तुमको ये बता दिया कि बी की वैल्यू -8 है, ए की वैल्यू -0.003 है, और सी की वैल्यू ये है। ये वैल्यू तुम इसमें डालोगे तो तुम्हारे पास जो m की वैल्यू आएगी 90 आएगी, और डबल डेरिवेटिव के अंदर अगर तुम 90 डालोगे तो वो तुम्हारा लेस देन 0, मतलब वो नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमाइज करने के लिए, तो दैट इज योर 90। और तुम्हें पता ही है कि जब उसने तुमको 4 ऑप्शन दे ही रखे हैं तो तुम डबल डेरिवेटिव क्यों ही निकालोगे चेक करने के लिए, क्योंकि हमको तो सिर्फ सॉल्व करना है, तो तुम डबल डेरिवेटिव वाले पंगे में मत पड़ो। तुम्हें को क्या करना है, बस सिंगल डेरिवेटिव निकाल के इसको सॉल्व कर दो, m90 आ रहा है, दैट इज योर आंसर। तो आशा है होप आपको केटीटी इक्वेशन समझ में आई होगी, सारे के सारे बस एक ही तरीके से आपके क्वेश्चंस जो है वर्क कर रहे हैं। ये यूनिट भी आपकी बहुत इजी है, इसीलिए मैंने आज 1 डे में आपकी 2 वीडियोस बना दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आई होगी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।